जय हिंद दोस्तों, एमएलएस पॉडकास्ट में फिर से आपका स्वागत है। आज है हमारे साथ एक नए टॉपर जिनका नाम है प्रथम कोडान, जो जामिया बीएलएलबी 2026 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 5 लेकर के आए हैं जनरल रेगुलर कैटेगरी में। ठीक है, कोई स्पेशल कैटेगरी या कैटेगरी रैंक 5 नहीं है, ये ऑल इंडिया रैंक 5 है। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि इन्होंने जो है इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखा है अपनी मेहनत, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क के जरिए, राइट। तो आइए हम लोग जानते हैं उनकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी के बारे में कि 1 ईयर में उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही, उनका डेली रूटीन क्या था, है ना, और उनके साथ क्या क्या चैलेंजेस जो है उन्होंने फेस किया इस पूरे साल में। तो उनकी जर्नी को हम लोग थोड़ा कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले प्रथम, आपको तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। आप फाइनली जामिया में, है ना, ऑल इंडिया रैंक 5। थैंक यू सर, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। बाकी ये तो जो टीचर्स हैं और जो पेरेंट्स हैं उनकी अथक परिश्रम और प्रयासों का नतीजा है कि हम कहीं पे जाते हैं, तो अब बड़ों का आशीर्वाद ही है कि कुछ हुआ है। मतलब एक एवरेज बच्चा और सिक्योरिंग ऑल रैंक 5, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, देन इंटरव्यू, इन सारे फेजेस के बाद फाइनली यू आर इन द जामिया। जो ये इंटरव्यू के बाद काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुका था, तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? देखिए, इंटरव्यू की वजह से थोड़ा सा तो ये हुआ था कि जो इंडिया में लो एंट्रेंसेस होते हैं, क्लेट है, एलेट है, और ये जो जिंदल के हैं और कुछ सिम्बाइसिस वगैरह, उसमें किसी में इंटरव्यू नहीं होता। जामिया मिलिया इस्लामिया ने जैसे अपना खुद का इंटरव्यू शुरू किया, तो इट वाज अ टफ थिंग फॉर एवरीवन कि शुरू में कैसे होगा, लेकिन धीरे 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 जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो सारी चीज़ें आराम से हो जाती हैं, तो इतना बड़ा इशू क्रिएट नहीं हुआ। अच्छा प्रथम, आप किस सिटी से हैं? मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से हूँ। अच्छा, आप, हाँ, तो आपने 12th किस स्ट्रीम से की थी? हाँ, मैंने जो ट्वेल्थ मेरी करी थी, मैंने ट्वेल्थ आर्ट्स स्ट्रीम से करी थी। हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज से? जी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी मेरे सब्जेक्ट्स थे, अलॉन्ग विद इंग्लिश एंड हिंदी। तो आप ड्रॉपर थे? नहीं, मैं ड्रॉपर नहीं था, आई वाज अ फ्रेशर आप स्टूडेंट। फ्रेशर थे? फ्रेशर के साथ जामिया ऑल इन रैंक 5, हाउ इज़ पॉसिबल? क्या मतलब, थोड़ा बताएंगे इसको थोड़ा डिटेल में? जैसे मेरा स्कूल चलता था, और स्कूल के साथ साथ जैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने ट्वेल्थ क्लास में क्लेट और एलेट के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया था। तो ओके। क्लेट मैंने जैसे दिया, तो उसमें मेरी रैंक आई अराउंड 3200। लेकिन उस रैंक पे मुझे जो टॉप एन थे वो तो मिलते नहीं, लेकिन जैसे जो एन वगैरह थे, एन उड़ीसा है, और जैसे एन सोनीपत मेरा होम स्टेट है, तो वहाँ मुझे मिल जाता, उसमें इशू नहीं रहता। लेकिन फिर एन में इट रिक्वायर्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, अबाउट 25 to 30 लाख उसमें फ़ीस देते हैं। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि जब जो टीयर 2 एन हैं, टीयर 3 एन हैं, वहाँ पे इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। और एक चीज़ और भी थी कि मुझे जो था, मेरा पर्सनल चॉइस ये थी कि मुझे लिटिगेशन में जाना है, मुझे उसमें कॉर्पोरेट लॉ में नहीं करना। तो इसलिए जामिया वाज ऑब्वियस चॉइस फॉर मी बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन एंड ऑल। मैंने एक एलेट एग्ज़ाम दिया था एन दिल्ली के लिए, उसमें आई स्कोर्ड अराउंड 125 मार्क्स आउट ऑफ 150। लेकिन उसमें उस साल कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई चला गया कि उसमें इवन आफ्टर स्कोरिंग 125 मार्क्स मेरा एक नंबर से या कुछ पॉइंट से सिलेक्शन रह गया था। अच्छा, फिर आपने जामिया के लिए, फिर आपके दिमाग में कैसे आया आफ्टर क्लैट एंड एलिट के बाद? मैं सर्च कर रहा था कि जो हैं दिल्ली में कौन कौन से अच्छे ऑप्शंस हैं, तो उसमें हमें कुछ ऑप्शंस देखे। जैसे एक तो एन दिल्ली, वो तो बेस्ट है ही। उसके बाद दो बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, जामिया और डी। तो उसमें मैंने देखा कौन कौन से में, तो मैंने जामिया का फॉर्म उस टाइम पे निकला हुआ था, मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया। उसके बाद जैसे प्रिपरेशन शुरू करी, तो एमएलएस के बारे में पता चला। तो आपने प्रिपरेशन कब शुरू करी? मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू करी थी अराउंड 30 मार्च को, शायद हमारा जो ट्वेल्थ का लास्ट पेपर था, उसके बाद मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू करी थी प्रॉपरली, फ्रॉम 1 अप्रैल। फ्रॉम 1 अप्रैल, और जी, 4 जून को एग्ज़ाम था। जी। तो प्रथम आप ये बताओ, जब आपने क्लैट और एलिट का आपने करा, फिर आपने जामिया की प्रिपरेशन शुरू कर दी, तो जब आपने जामिया की प्रिपरेशन शुरू करी तो आपने फिर एमएलएस के कौन से बैच को आपने इनरोल किया? आई वॉज एनरोल्ड इन जज्बा बैच ऑफ एमएलएस लॉ वो अकेडमी। जज्बा बैच ऑफ एमएलएस, जी। राइट। अच्छा मिस्टर टॉपर, आप ये बताओ डेली का आपका रूटीन क्या हुआ करता था? रूटीन जैसे सुबह 6-7 बजे उठना प्रेफर करता था, मतलब थोड़ा जल्दी रहे तो दिन में टाइम ज़्यादा मिलता है हमें पढ़ाई के लिए, और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कुछ वो था। तो सुबह जैसे मैं उठता था, तो रूटीन वगैरह करने के बाद एक मेरा ये रहता था कि मैं थोड़ी बहुत देर गज़ल सुनूँ, गाने सुनूँ, उससे थोड़ा दिमाग फ्रेश रहता है, पूरे दिन के लिए एनर्जी मिलती है। तो पुराने गाने चला लेता था, कभी कभी गज़ल चला लेता था। तो उसके बाद फिर मैं अपना पढ़ाई वगैरह, खाना वगैरह खा के शुरू करता था। उसके बाद कुछ देर के लिए करने के बाद फिर दिन में मैं
प्रेफर करता हूँ कि दिन में एक नैप ले लूँ, उसके बाद फिर शाम को थोड़ा घूमने फिरने चले गए, दोस्तों के साथ चले गए, फिर रात को थोड़ी बहुत देर, मतलब ये नहीं कहना चाहूँगा कि इतनी देर पढ़ा, लेकिन एक डिसेंट सा टाइम पढ़ाई करने के बाद मतलब रेस्ट, 8 घंटे की नींद आराम से लेता था मैं। आराम लेते थे आप? हमने ये सुना कि टॉपर जो है 1 या 2 घंटे पढ़ते हैं, तो प्रथम कितने घंटे पढ़ता था? देखिए, मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा, कभी भी जो अपनी पढ़ाई है उसका हमें आउटपुट देखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा टारगेट 1 घंटे में ख़त्म हो गया, तो इट्स अ फन डे, हमें अपना उस दिन को एंजॉय करना चाहिए, ये नहीं कि ये भी कर लें ये भी कर लें। लेकिन कुछ डेज़ होते हैं जब हमने टारगेट बनाए होते हैं, अपनी विश लिस्ट में होता है कि ये भी करना है ये भी करना है, और किसी दिन नहीं हो पाता, तो उस दिन थोड़ा लंबा भी खींचना पड़ता है हमें। चलिए, आप ये बताइए, आप जैसे यूथ हैं, यंग है, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है सोशल मीडिया को लेकर के, तो आपने किस तरीके से मैनेज किया इसको? सर, इस बात पे मैं थोड़ा सा स्पेशली एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया है वो आज के टाइम पे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टर है। इतना बड़ा डिस्ट्रैक्टर तो और कुछ भी नहीं है जितना सोशल मीडिया, लेकिन उसके कुछ ऐप्स होते हैं, आपको कुछ अपने ऊपर बंदिशें लगानी पड़ती हैं। यू हैव टू पुट सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन योर सेल्फ टू मैनेज सोशल मीडिया। जैसे मैंने इंस्टाग्राम को तो कम्प्लीटली बंद कर दिया था, मेरी आईडी को। उसके बाद जैसे स्नैपचैट होता है, और फिर 1-2 जगह मैं जैसे टेलीग्राम वगैरह पे भी एक्टिव था। तो आप क्या कर सकते हैं ना कि आपके पास ऑप्शंस होता है कि आपको इनकी नोटिफिकेशन ऑन रखनी है, इनकी नोटिफिकेशन ऑफ रखनी है। तो जनरली आपको जिससे भी काम होता है वो 1 या 2 पर्सन या बंदा होता है, तो उनकी नोटिफिकेशन ऑन करके बाकी नोटिफिकेशंस को ऑफ कर सकते हैं, जिससे आपके जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो मिनिमल हो जाते हैं। कि जो पहले जो इतने एक पूरा ओशन था, उसमें से अब एक पर्सन सिर्फ डिस्टर्ब करेगा, वो डिस्टर्ब क्या करेगा, इंसान को कुछ ऐसे फ्रेंड्स या कुछ ऐसा फ्रेंड सर्कल रखना चाहिए जो उनको कभी ज़रूरत पड़ने पे सपोर्ट कर सके। तो आई वुड लाइक टू से स्पेशल थैंक्स टू माय फ्रेंड्स, जिनकी वजह से मतलब ऐसा हुआ, जो मेरे दोस्त हैं, यार हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप सोशल मीडिया को मैनेज करना पड़ता है। ओके, ओके। तो अच्छा, आप थोड़ा बताएंगे जो आपकी जो स्ट्रैटेजी थी लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग को लेकर के, क्या किस तरीके से आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई? जैसे मैं क्लैट के लिए मॉक देता था, तो क्लैट में जो मॉक होते थे उनका जो लेवल, बढ़िया लेवल के मॉक आते थे, तो उसमें क्या रहता था ना, आपको पैसेज मिलेगा, पैसेज में आपको केस लॉ बताया जाएगा या कोई लॉ का आपको समझाया जाएगा। तो आपको उससे इन्फर करना है, उससे इन्फ्रेंस लेना है, और उस इन्फ्रेंस से आपको कंक्लूजन निकालना है। तो जब ये हम करते हैं तो उसमें हमें बड़ी हेल्प मिलती है। इससे मेरी लीगल रीजनिंग डेवलप हुई थी। और रही बात लीगल स्टडीज़ की, मैंने कैसे किया, जो टोर्ट था, कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्स्टिट्यूशन था, इसके बारे में कैसे स्टडी किया, तो मैंने बैच लिया था, तो उसमें एमएलएस का, तो एमएलएस के बैच में प्रॉपरली लीगल स्टडीज़ के लिए 2-3 टीचर्स असाइन थे, जो हमें लीगल मैगजीन्स और ये सब टोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट लो, ये सब कुछ पढ़ाते थे। तो उससे बड़ी हेल्प हुई, जो मतलब फैक्चुअल स्टैटिक क्वेश्चंस थे उनमें। कि जीके एंड करंट अफेयर्स, जैसे आप इस बार आपने देखा पेपर में करंट अफेयर्स आउट ऑफ द बॉक्स था, जी। तो उसको आपने कैसे टैकल किया? जब करंट अफेयर्स के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वो थे, जो पेपर बनाने वाले लोग थे, जो प्रोफेसर्स वगैरह प्रोफ वगैरह थे, उनके पास क्या हुआ, पिछले 3-4 साल की फ़ाइलें पड़ी हुई थी कंप्यूटर में। उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है, वो देखा नहीं, वो किसी ने गलती से रीनेम कर दिया 2026 करंट 26 का, अफेयर, और लेकिन वो थी 2023 की, तो शायद हो सकता है इसलिए हो गया वो। और बाकी अगर हम ऐसा ना माने, तो बाकी ये यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि ऐसा वो ब्लंडर कैसे कर सकते हैं कि 2023 के करंट अफेयर 26 में पूछ रहे हैं, वो भी ऐसे करंट अफेयर जिनका कोई सर पैर नहीं है आज से, या तो कोई कनेक्शन हो, लेकिन उनका कोई कनेक्शन भी नहीं था। कुछ लोग कह रहे थे कि भांग खा करके पेपर बनाया गया है। अब ये तो नहीं पता भांग खाई थी या ताड़ी महुआ, क्या उन्होंने किस चीज़ का प्रयोग किया था, पर जो गड़बड़ करी थी करंट अफेयर का सेक्शन बनाने में। अच्छा, इंग्लिश को आपने कैसे मैनेज किया? इंग्लिश में जैसे मैं रेगुलरली हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता था, एंड आई वुड रेकमेंड, अगर किसी की इंग्लिश बेसिक लेवल पे भी है तो उसको हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। अगर, हाँ, बिल्कुल ही ये है कि आपको ABCD और बेसिक चीज़ों में ही दिक्कत हो रही है तो आप ना पढ़ें, लेकिन अगर किसी को इंग्लिश प्रॉपरली, उसमें एडिटोरियल सेक्शन आता है, उसमें एडिटोरियल सेक्शन में हम कई बार देखने को मिलते हैं, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, रघुराम राजन हैं और ये सब हैं, और जो बड़े मतलब शशि थरूर के कई बार आर्टिकल्स आते हैं। शशि थरूर के आर्टिकल्स जब आते हैं तो हमें एक एक आर्टिकल में 15-15 ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जो हमने कहीं पढ़े नहीं होते, तो उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और फिर ऊपर से ग्रामर के लिए तो फिर जैसे मैंने MLS के लिए वीडियोस वगैरह प्रेफर करी थी। अच्छा, तो लॉजिकल रीजनिंग जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आता है, उसको आपने कैसे मैनेज किया? उसके लिए तो जैसे
मेरा भाई है, वो एसएससी के लिए बच्चों को पढ़ाता ही है, तो उससे मैं मतलब उसके साथ बैठ जाता था, तो जब वो पढ़ाता था तो मैथ रीजनिंग उससे हो जाता था। कुछ टॉपिक जो उसके साथ नहीं हुए थे वो एमएलएस उसको सब्स्टिट्यूट कर ही रहा था, तो उसमें कोई इशू नहीं आ रहा था। अच्छा, तो आपको क्या लगता है जो PYQs है वो जो है आपके सक्सेस में क्या उसका रोल था? सर पीवाई अगर आपको किसी पेपर को क्लियर करना है तो उसमें से मैं ये कहना चाहूँगा इफ़ नॉट 50% पर उसमें से 10% रोल सिर्फ दो चीज़ों का रहता है, और उसको करने में आपको मुश्किल से 5 से 7 दिन लगते हैं। एक तो सिलेबस को आप रट लीजिए, जो सिलेबस दे रखा है कि सिलेबस ये है, लेकिन इशू क्या रहता है कि सिलेबस कई बार ढंग से एलेबरेट नहीं किया होता, तो उसमें हमारे PYQ काम आते हैं कि किस टॉपिक में कितनी डेप्थ तक जाना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन यूपीएससी के लिए भी पढ़ा जाता है, उसको अलग डेप्थ से पढ़ना है, क्लेट के लिए अलग डेप्थ से पढ़ना है, लेकिन अगर किसी को जुडिशरी करना है तो उसको और ज़्यादा अलग डेप्थ से पढ़ना है। तो अलग अलग लेवल्स पे हमें ये PYQ से पता चलता है कि किस को कितना पढ़ना है हमें। अच्छा, आपने मॉक्स वगैरह दिए थे? जी सर, बिल्कुल मैंने मॉक्स कितने दिए। मॉक्स आपने दिए थे? अगर मैं बताना चाहूँ, अगर सच सच बताऊँ, क्लेट के लिए मैंने अराउंड 200 प्लस मॉक्स दिए थे, और 200 प्लस मॉक देने के बाद मुझे ये हो गया था कि अब कुछ आ जाए, अब हो जाएगा। लेकिन और जामे के लिए आपने मॉक लगाए थे? जामिया के लिए भी मैंने मॉक लगाए कितने थे। मॉक्स लगाए थे आपने? अराउंड 50 to 20 मॉक्स मैंने जामिया के लिए लगाए थे। अच्छा, तो आप ये बताइए मॉक लगाने का आपका क्या स्ट्रैटेजी रहता था? थोड़ा सा डिटेल में बताइए। जैसे मेरी रीडिंग स्पीड बहुत तेज़ थी, तो मैं क्लेट का जो पेपर होता था उसको 1 घंटा 50 मिनट में कर लेता था। तो जामिया का पेपर मुझे इतना टाइम नहीं लगता था उसमें रीडिंग स्पीड की वजह से, तो मैं जल्दी कर लेता था। तो लेकिन अब जैसे पेपर हो गया 1 घंटे में, लेकिन 1 घंटे में पेपर हो गया, लेकिन हमारी 40 गलतियाँ आ गई पेपर में। तो क्या करता था, मैं हर क्वेश्चन को चेक करता था कि इसमें मैंने क्या गलती करी है और क्यों करी है ये गलती। जब हम ये देखते हैं ना कि वो गलती क्यों करी है और यही ऑप्शन क्यों, जब लीगल रीजनिंग में हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं ना सर, तो उसमें बड़ा इशू आता है कि हम 2 को एलिमिनेट कर देते हैं येस नो से। लेकिन जब वो हमें कैसे पता चलता है, वो हमें रीजनिंग से पता चलता है कि जो पेपर सेटर है उसकी क्या रीजनिंग रही होगी। तो इसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। इसको हमें कैसे पता चलेगा, जितने ज़्यादा हम मॉक्स देंगे। ये ऐसे पेपर्स हैं जैसे एंट्रेंस के लिए जनरली, कि यहाँ पे आपकी नॉलेज उतना काम नहीं करती जितने आपके मॉक्स और आपकी वैसे जनरल नॉलेज जो काम करती है। अच्छा प्रथम, आप ये बताओ जो आप मॉक्स दे रहे थे जामे के लिए, तो उसमें कितने मार्क्स आपके आ रहे थे? टू बी वेरी फ्रैंक, जो जामिया के मेरे मॉक्स थे उनमें बहुत अच्छा स्कोर मैंने नहीं किया था इन शुरू में, क्योंकि उसमें क्या रहता था कि कुछ सेक्शन होते थे लीगल रीजनिंग के। लीगल रीजनिंग में जो रीजनिंग होती थी वो मैं कर लेता था, लेकिन जो लीगल स्टडीज़ जो स्टैटिक था वो मुझे इतना नहीं आता था, क्योंकि मैंने क्लेट वगैरह के लिए वो कभी नहीं पढ़ा। तो उसमें जब शुरू में अगर क्या रहता है कि रीजनिंग के आपके पास 10 क्वेश्चन आए, वो तो आपने कर दिए, लेकिन उसके अलावा जो 30 क्वेश्चन स्टैटिक के आए, तो उसमें बड़ा इशू आ रहा था शुरू में। लेकिन फिर जो यहाँ के MLS अकेडमी के जो फैकल्टीज़ हैं, आई वुड लाइक टू से, उन्होंने बहुत अच्छे से मदद करी है, और उनसे मैंने कई बार, मेरी कॉल पे भी बात हुई, मैंने पूछा कि कैसे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसे करो, आप वीडियोस देखना शुरू करो, टोर्ट की वीडियो देखो, कॉन्ट्रैक्ट की देखो, उसके बाद फिर क्रिमिनल लॉ वगैरह पे जाना। तो जब मैंने वो देखा, तो अब उसके बाद जो लास्ट में मैं 30 में से भी अराउंड 25 क्वेश्चंस करेक्ट करने लग गया था। अच्छा, तो लास्ट टाइम में जैसे एग्जामिनेशन आने लग गया, जो मॉक्स आप कर रहे थे, तो आपके कितने मार्क्स बन रहे थे मॉक में? जो मैंने लास्ट मॉक दिया था उसमें मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं बन रहे थे, अराउंड 85 मार्क्स 85? जहाँ तक मुझे मतलब याद है। MLS मॉक में 85 और जामे में 103 3 मार्क्स। बहुत ज़बरदस्त शिफ्ट, इवन दो कि आपका जो करंट अफेयर्स है वो आउट ऑफ द बॉक्स था। जी। तो सीरियसली, अच्छा प्रथम आप ये बताओ, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो कोई ऐसा पल आया कि लगा कि अब नहीं हो सकता? देखिए सर, इसका मैं थोड़ा ढंग से जवाब देना चाहूँगा। ऐसा तो सभी को लगता है कि इतने सारे बच्चे हैं, 20,000 बच्चे हैं, उनमें से 30-40 सीटें जनरल की, तो उनमें मेरा नहीं होगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए। हमें कहा, वैसे ये थोड़ा ओवर लगेगा कि मैं अगर ये कहूँगा कि हमें एक ही सीट चाहिए, लेकिन वो एक सीट 1,000 बच्चों को और चाहिए। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि चाहिए तो हमें एक ही सीट है, तो उसके लिए हमें अब दिलो जान से प्रिपेयर करना चाहिए। और ये कहूँगा मैं, मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं, अगर यहाँ सफल नहीं हुए आप, तो दूसरी चीज़ में सफल हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने जो मेहनत करी वो कभी ख़राब जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। अच्छा अच्छा प्रथम आप ये बताओ कि जो ऑनलाइन मॉक्स आपने दिए जी। और जो ऑफलाइन मॉक्स होते थे MLS में, तो क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉक में कुछ फ़र्क है? देखिए,
फ़र्क ये रहता है, क्वेश्चंस वगैरह तो जो टाइमिंग वगैरह वो होता है वो सब सेम रहता है, लेकिन ऑफलाइन मॉक्स में एक कंसिस्टेंसी आती है कि आप 2 घंटे एक जगह पे बैठेंगे। ऑनलाइन मॉक में क्या होता है, आपने 10 मिनट मॉक दिया, फिर आप कुछ खाना खाने चले गए या किसी का कॉल आ गया तो कॉल रिसीव कर लिया। वो चीज़ ऑफलाइन मॉक में नहीं हो पाती, और वही सबसे ज़रूरी होता है कि हम कंसिस्टेंसी के साथ कोई मॉक दें। अच्छा प्रथम, आप ये बताओ कि एग्ज़ाम डे वाले दिन क्या आप नर्वस थे? थोड़ी सी नर्वसनेस तो रहती है। एक तो जो एग्ज़ाम था वो 4 जून को था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो सबसे ज़्यादा गर्मी का समय था। क्लासेस में इतनी गर्मी लग रही थी, एक बच्चा मेरे साइड में बैठा था, वो बेहोश हो गया, फिर उसको पानी वगैरह। लेकिन जब पेपर मैंने खोला तो शुरू वाला सेक्शन जो था लीगल रीजनिंग का था। लीगल रीजनिंग में मेरे लगभग सभी क्वेश्चंस ठीक हो गए थे, तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि हाँ अब होना चाहिए। फिर ऐसे ही करते चले गए तो इशू नहीं आ रहा था। जब आखिरी में मैंने पेपर को उसमें खोला करंट अफेयर्स में, जब थोड़ा ऐसा लगा कि मौका भाई अब थोड़ा इशू आएगा, अब थोड़ा पेपर में, क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स के लिए उस तरीके से प्रिपेयर नहीं किया था जैसे बच्चे 1 साल से प्रिपेयर करते रहते हैं। मैं थोड़ा स्टैटिक पे ज़्यादा वो करता था, मगर करंट अफेयर्स तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हो ही जाएगा। लेकिन उन्होंने करंट अफेयर जैसे 2023 का पूछ लिया, तो जब मुझे थोड़ा लगा कि अब हाँ थोड़ी नर्वसनेस तो सी। इससे आपको फ़ायदा मिला या आपको नुकसान? डोंट यू थिंक यू गेट बेनिफिट ऑफ इट? सब मुझे तो उससे फ़ायदा मिला, क्योंकि मैंने 30 क्वेश्चन थे, उस 30 क्वेश्चंस में से जो थोड़ा बहुत मतलब ऊपर नीचे से करके हो रहा था, कुछ क्वेश्चंस एलिमिनेट हो रहे थे, एलिमिनेट वगैरह करके मैंने 25 क्वेश्चन करे, और 25 में से लगभग मेरे 10-12 क्वेश्चंस ठीक हो गए थे, और लास्ट में मैंने देखा था अराउंड 10 मार्क्स में पॉजिटिव था। अगर मैं 30 के 30 छोड़ देता तो मैं 10 मार्क्स नेगेटिव में चला जाता, और शायद मैं कट ऑफ लिस्ट में भी नहीं तो होता। यानी आप बच्चों को जो है रिस्क लेने के लिए आप जो है मोटिवेट कर रहे हैं, यानी बच्चों को रिस्क लेना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? रिस्क लेना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेटेड होना चाहिए। ये नहीं है कि आप रिस्क लेके भरते चले गए कि चलो सभी में ऐसा ऐसा किसी ने बताया कि जो सी ऑप्शन है भाई, वो सी ऑप्शन ज़्यादा होता है तो सी ऑप्शन ही भर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। रिस्क कैसे लेना चाहिए कि जैसे कि कोई क्वेश्चन है, उसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से आपने 2 को एलिमिनेट कर दिया, तो 2 को एलिमिनेट करने के बाद आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 50-50 की। तो 10 क्वेश्चन किया, अगर 10 में से 5 भी ठीक हो गए तो आप 5 वैसे, और अगर नेगेटिव हटा दे तो 3.75 के पॉजिटिव में रहते हैं, और 3.75 नंबर आपको मैं ये कहना चाहूँगा कट ऑफ लिस्ट में टॉप 10 में भी लेके आ सकते हैं, और कट ऑफ लिस्ट से बाहर भी पहुँचा सकते हैं। तो रिस्क तो बिल्कुल लेना चाहिए। अच्छा, तो अब हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू की, राइट? जी जैसे कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया, आपका स्कोर 103 था, राइट? जी। और फिर जब इंटरव्यू में आपका नाम आया तो आपकी इंटरव्यू के लिए क्या स्ट्रैटेजी रही? मेरी इंटरव्यू के लिए क्या स्ट्रेटजी ये रही थी कि मैंने इंटरव्यू के लिए ऐसे एज सच प्रिपरेशन नहीं करी थी कि मैं कोई इंट्रोडक्शन तैयार करके लेके जाऊंगा और ये सब। और मैं जैसे यहाँ पे MLS पे इंटरव्यू देने आया तो आपने कितने ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू दिए? मैंने यहाँ पे लगभग 4 से 5 ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू दिए थे MLS कोचिंग पे। तो उसमें क्या रहा था कि जो पहले दिन मैं मॉक इंटरव्यू देने आया तो उसमें क्या हुआ, मतलब मैंने जो क्वेश्चंस वगैरह पुट किए वो तो कर दिए थे, लेकिन उन्होंने इंट्रोडक्शन के लिए पूछा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। वहाँ थोड़ा सा इशू आ रहा था क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन ऐसे कभी एज सच तैयार किया ही नहीं था। तो उसके बाद टीचर्स ने और जो बोर्ड मेंबर्स यहाँ पे बैठे थे उन्होंने बताया कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को तैयार करो। तो मैंने आधा घंटा लगा के अपना इंट्रोडक्शन रिफाइन किया था। तो और एक बार अगर मैं ये कहना चाहूँगा, इंट्रोडक्शन सबसे ज़रूरी पार्ट होता है। अगर आपने इंट्रोडक्शन ठीक कर दिया तो आपका इंटरव्यू ये मान के चलिए आपके हिसाब से जाएगा, आप कैसे चाहते हैं। अच्छा, तो आपको मॉक इंटरव्यू से बेनिफिट हुआ? जी ठीक है, हम लोग पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं, रैपिड फायर राउंड खेलते हैं प्रथम के साथ। तो जी। सबसे पहले आप डिस्क्राइब कीजिए 1 वर्ड फॉर जामिया। एलीट नेशनल यूनिवर्सिटीज। 1 वर्ड फॉर MLS। गुड कोचिंग। फेवरेट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल? I would like to say Article 14, equality before law and equal protection of laws. फेवरेट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट? Keshwanand Bharati, and I would like to say another judgment was Menka Gandhi. ओके, बेस्ट स्टडी टाइमिंग? Night. नाइट। टी और कॉफ़ी? Coffee. मॉक टेस्ट और PYQ? Both. बोथ। दोनों बहुत ज़रूरी हैं। आपको PYQ बताते हैं कि पहले से क्या आ रहा है, और मॉक टेस्ट बताते हैं कि अभी क्या आ सकता है, क्या माहौल चल रहा है। सक्सेस और हार्डवर्क? हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। ड्रीम करियर आफ्टर लॉ? एकेडमिया और सिविल सर्विसेज। 1 वर्ड फॉर प्रथम कोडान? एवरेज गाय। एवरेज का है। A failure we can नाउ say.
द टॉपर गाय, राइट? I would not say topper. I would like to say failure. I have failed in many fields. अच्छा प्रथम, जो बच्चे 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, कि आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता। ये जो यूट्यूब पे रील्स वगैरह आती हैं कि ऐसे कर लीजिए, इसको क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर देना, ये क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं होता। आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। प्रिपरेशन करेंगे तो कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो देखा आपने, प्रथम ने कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई कि बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं हो सकता। और अगर आप 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप भी जो भी चीज़ें प्रथम ने बताया, क्योंकि प्रथम हैज़ प्रूव्ड इट, ऑल इंडिया रैंक 5 लाने के बाद जो भी बात इन्होंने कही है कि बिना मेहनत के आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, तो अगर आप इन सब बातों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको एज मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नए टॉपर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।